आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी सिलेबस और आज का चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक बार देखिए सब लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें एकदम। ठीक है, स्टार्ट किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा गाइड करूंगा मैं, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बेटा सबको। चलिए हम लोग लाइव हैं और अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा बेसिक रहेगा और किस तरीके से चीजों को मूव करने वाले हैं वो हम देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? चलो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए हमारा सिलेबस किस तरीके से मूव करने वाला है, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपका देने वाला हूं चैप्टर का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं आपको एक बार 12th का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। 12th का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। देखो प्लान क्या रहने वाला है। प्लान ये रहेगा कि आप लोग बेटा कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स पूछें। इररिलेवेंट कमेंट ना करें क्योंकि बहुत फास्ट हो जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा कुछ भी। तो आप क्या करेंगे, अपने सिर्फ डाउट्स पूछेंगे कमेंट्स के थ्रू, और जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है या कोई ऐसा है जो आपको मिस हो गया वो पूछना चाहते हो तो आप वो पूछोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12th का जो सिलेबस है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा हूं आपको दे दूं। ठीक है, 12th के सिलेबस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा हूं आपको दे दूं। पहले सबसे पहले देखो हम लोग कैसे मूव करने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा सब लोग, हम किस तरीके से मूव करेंगे। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। 12th में टोटल मेरे पास बेटा 5 यूनिट्स हैं। पहले एक बार समझ लो मैं क्या इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। टोटल मेरे पास बेटा 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 के बारे में पहले मैं चाह रहा हूं आपको बताना कि क्या है इसमें, आप क्या पढ़ोगे। देखो यूनिट 1 क्या है बेटा हमारे पास। यूनिट 1 एक बेसिक यूनिट है रिप्रोडक्शन की, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और इसमें टोटल मेरे पास 4 चैप्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर ध्यान सुनो बेटा, पहला चैप्टर जो हमारे पास है, पहला चैप्टर जो हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। फर्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा। सेकंड चैप्टर हमारे पास रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले जरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो जिसको आपको जरूरी है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये हमारे पास सेकंड चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये रहेगा बेटा हमारे पास थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास है बेटा वो है रिप्रोडक्टिव है। मैं अब यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। टोटल देखिए ये 4 चैप्टर्स हैं और इनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो बेसिकली कौन से चैप्टर्स में है बेटा, ध्यान सुनो बच्चे। कौन से चैप्टर्स में है इसकी जड़ें, प्लांट किंगडम में है और सेल साइकिल से इसकी कुछ लिंकेजेस हैं। तो प्लीज आप प्लांट किंगडम और सेल साइकिल वाला टॉपिक हमारी पेज सीरीज वाले लेक्चर से जरूर देख लेना, वहां आपको हेल्प मिलेगी इनको पढ़ने को लेकर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। इन चारों चैप्टर्स की जो वेटेज है, मतलब अगर मैं बोर्ड देखो हम लोग दोनों लेकर चल रहे हैं, हम लोग नीट और बोर्ड दोनों को लेकर बेटा चलेंगे। तो जो वेटेज है हमारे पास नीट में, इसमें से बेटा लगभग 10 से लेकर 11 या 12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन आता है, इससे आपके पास 4 क्वेश्चन आते थे, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आ जाता है। तो आपके पास जो वेटेज आती है वो 10 से 12 क्वेश्चन की आती है नीट में, और बोर्ड में ये 14 मार्क्स का है। तो हम दोनों लेकर चल रहे हैं बेटा। देखो दोनों कैसे लेकर चलेंगे मैं क्लियर कर देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स रहेगा, जो हमारे पास नोट्स रहेगा उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये दोनों इजीली कवर कर देगा। मैं आपको भी गाइड भी करूंगा यार कि कैसे करना है इसको। ठीक है, किस तरीके से करना है ये गाइड भी करूंगा मैं। क्लियर, सही है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये फर्स्ट आपकी यूनिट है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही मेरे पास सेकंड यूनिट रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लो हमने क्या पढ़ना है, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो ध्यान से। सबसे पहले सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की यूनिट है। इसमें हमारे पास टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, 5th 6th 7th, 5th 6th और 7th 3 चैप्टर्स हैं बेटा। क्लियर, सही है। ध्यान से सुनो बेटा, 3 चैप्टर्स हैं टोटल हमारे पास। तो 3 चैप्टर्स हैं, उसमें एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको पढ़ेंगे हम। ये सबसे बड़ी यूनिट है और आपके सिलेबस का 30 से 30% तक टाइम ये वाली यूनिट लेगी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अनदर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है एवोल्यूशन। तो टोटल बेटा आपके पास ये 3 चैप्टर्स हैं। बोर्ड में वेटेज है इसकी, अगर मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं 18 मार्क्स की, और नीट में इससे बेटा आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन, मान लो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। यहां तक समझ आ गई बेटा? ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गई? ठीक है, क्लियर। बस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक बार इंट्रोडक्शन को फिनिश करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर, फोकस करो ध्यान से। ये यूनिट है। थर्ड यूनिट आपके पास बेटा कौन सी है, ह्यूमन वेलफेयर की। वहां भी 3 चैप्टर्स हैं, 8 9 10, और वो यूनिट भी आपके पास 14 मार्क्स की है बोर्ड में। क्लियर, मैं आपको चीज बताता हूं। आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था, मान लो आपने मेंडल के क्रॉस पढ़े थे, वो इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए, ये चीज पढ़ी थी तो ये पढ़ोगे। एवोल्यूशन जो आपने पढ़ा था वो आप किसी जो 10th में पढ़ा था उसी को यहां डिटेल पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास एक डिजीज का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर ये है जो टोटल वेटेज आपका हम देखेंगे इसमें क्या है। उसके बाद बेटा स्ट्रेटेजीज का एक चैप्टर है, स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एक यूनिट ये है बेटा आपके पास। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाना चाहिए पढ़ने के वाले। और आपके पास बेटा एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखो, टोटल बेटा ध्यान से देखो, ये भी आपके पास 14 मार्क्स की यूनिट है बोर्ड में, है ना। क्लियर। अब इसके बाद फोर्थ आपके पास है बायोटेक, 2 चैप्टर हैं जो 10 मार्क्स की है बोर्ड में, और नीट में इसमें से बेटा इस साल तो 6 क्वेश्चन आए थे, यहां से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। क्लियर, ध्यान से समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और यूनिट है लास्ट जिसे इकोलॉजी कह रहे हैं। इसमें हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं, है ना, 4 चैप्टर्स हैं, जहां से टोटल मेरे पास कितने मार्क्स की है, ये 14 मार्क्स की, और इससे भी बेटा मेरे पास 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल, ध्यान सुनो बेटा, एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको मूव करा रहा हूं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले ये सुन लो जो जरूरी है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप पढ़ोगे कैसे। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। देखो आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज पढ़नी है पहले समझ लो इस बात को, नहीं तो पूरा ईयर प्रॉब्लम होगी एक्जेक्टली पढ़े कैसे। ठीक है, क्लियर, एक्जेक्टली कैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यूनिट 3 जो हमारे पास है उसकी 18 मार्क्स की वेटेज है बोर्ड में, और यूनिट 4 जो है बायोटेक है, सॉरी यूनिट सेकंड की 18 मार्क्स की है, यूनिट थर्ड की हमारे पास 14 मार्क्स की है, यूनिट 4 मेरे पास बायोटेक है, उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है, और लास्ट यूनिट मेरे पास 14 मार्क्स की। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा। देखो आपने क्या पैटर्न फॉलो करना है, ध्यान से सुनिए। जो आप पैटर्न फॉलो करोगे वो सुन लो सब लोग, पढ़ते वक्त क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हो ये सुनो ध्यान से, जो पैटर्न आप लोग फॉलो करोगे। क्लियर, क्लियर, देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहला पैटर्न आप क्या करोगे, आप प्रॉपर अपने नोट्स फॉलो करोगे। सेकंड आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, थर्ड आपने क्या करनी है बेटा, डीपीपी सॉल्व करनी है, इनको सॉल्व करना है।
यहां तक समझ आ रहा है आपको? क्लियर? ये चीजें पैटर्न, ये पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है बेटा पढ़ते वक्त। उसके अलावा आप एडिशनल सोर्स भी बना सकते हो, पर मिनिमम आपने डीपीपी सॉल्व करनी है, नोट्स, एनसीईआरटी। क्लियर? इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। यहां तक समझ आ रही है? क्लियर? सही है। तो आज हम बेटा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और मेरे कुछ पॉइंट ध्यान रखना। पहला, हम हर क्लास के स्टार्टिंग में पिछली क्लास का 5 से 7 मिनट रिवाइज जरूर करेंगे। मतलब एक छोटा सा पार्ट हम जरूर रिवाइज करेंगे। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स आपको बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, नोट्स आपको उस चैप्टर के साथ जहां उसकी रिकॉर्डिंग आएगी वहां मिल जाएंगे। उसके अलावा हम कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे देंगे ना, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा पैटर्न हमारे पास। नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी रहेगी और हम डीपीपी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से मूव करेंगे। डीपीपी भी आपको बेटा आपके ऐप में मिल जाएगी सारी चीजें। तो प्लीज आप कैसे पढ़ोगे वो पैटर्न मैंने बता दिया। ठीक है? क्लियर? नोट्स कैसे बनाने में साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है? नोट्स बनाने का तरीका देख लो भाई। नोट्स कैसे बनाने, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। नोट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो क्लास के साथ बना सकते हो, है ना, मतलब ड्यूरिंग क्लास बना लो। दूसरा तरीका ये है बेटा ड्यूरिंग क्लास बना लो। दूसरा तरीका ये है कि जो पीडीएफ हम देंगे नोट्स की उससे बना लो। और उसके अलावा बेटा क्लास नोट्स हैं वहां से भी बना सकते हो। जो क्लास नोट्स हैंड रिटन होंगे उनसे भी बना सकते हो। तो कोई एक इसमें से फॉलो कर सकते हो आप। ड्यूरिंग क्लास लिख सकते हो, पीडीएफ फॉर्म से यूज कर सकते हो, कोई भी। ठीक है? क्लियर? बेटा पढ़ने का तरीका मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट के बाद ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सुन लो ध्यान से। हमने सिर्फ कैसे पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस को, जो क्लास में पढ़ाया गया नोट्स उसको रिवाइज करना है। हमने एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके साथ एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग, फिर हमने डीपीपी सॉल्व करनी है, उसके साथ हैंड रिटन नोट्स होंगे जिनको आप प्रॉपर्ली मतलब आप उनको लिख सकते हैं। क्लियर? और नोट्स आप मान लो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ बना सकते हो, या ये जो क्लास की पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी उससे बना लो, या आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है? क्लियर? कोई बुक कोई मतलब इस तरह का आपको कोई अलग से जैसे हमने कहा और कुछ नहीं पढ़ना, ये आपके पास मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 में टोटल 16 चैप्टर है बेटा। क्लास 11 में 22 था। तो क्लास 12 का सिलेबस जो है वो हमारे पास कंपैरेटिवली कम है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं जो मैंने नाम दिया है यहां पर बेटा चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेक्चर 1 है उसका ये, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना। डीपीपी बेटा हमारे पास जो होती है वो एक क्वेश्चन की शीट होती है जिसको आप करेंगे। ठीक है? क्लियर? सही है। अब आओ जरा आगे देखो बेटा। इसके अलावा पीडब्ल्यू की बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, वहां से हम बात करेंगे। ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। देखो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। देखो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अर्थ पर हमारे पास काफी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थ पे हमारे पास काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। जब मैं इस बायोडाइवर्सिटी को देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, सुनना ध्यान से बेटा। काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अलग अलग शेप के, मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के ऑर्गेनिज्म है, मतलब अलग अलग उनकी क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी है ना, अलग अलग मॉर्फोलॉजी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि उनका साइज अलग है। अगर आप ध्यान से देखो मैं ये भी कह सकता हूं कि उनका डिफरेंट साइज है ना, उनका हमारे पास क्या डिफरेंट साइज है। आप ध्यान से देखो बेटा, इसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, अर्थ पर काफी सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है? हमारे पास उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, हमारे पास उनका अलग अलग क्या है बेटा, साइज है। अलग अलग क्या है हमारे पास, अलग अलग साइज है। ये चीज समझो, डिफरेंट साइज है। और एक चीज और हम ये देखते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पान है। तो हमारा जो डिस्कशन है आज का, सबसे पहले किस पर है, लाइफ स्पान पे। सबसे पहले किस पर है बेटा, हमारे पास लाइफ स्पान पे। समझ लो ध्यान से बेटा, सबसे पहले किस पर है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म को देखता हूं तो उसकी अलग अलग, अर्थ पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, उनका अलग अलग साइज है और उनका अलग अलग क्या है हमारे पास, लाइफ स्पान है। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? हमारा जो डिस्कशन है वो इस पर जाकर अभी गया है, मतलब अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 में लाइफ स्पान पे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइफ स्पान, इसको डिफाइन करो, है ना। अगर आपसे कोई कहे सिंपल ये पूछे कि व्हाट इज लाइफ स्पान, लाइफ स्पान क्या है, तो अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आप देखोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि लाइफ स्पान इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर सिर्फ डेथ लिखोगे, ध्यान सुनो बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करोगे, डेथ लिखोगे तो उतना सफिशिएंट नहीं है। हमें डेथ नहीं लिखना, यहां पर नेचुरल डेथ लिखना है। तो नेचुरल डेथ आप समझो इस चीज को। तो हमने बोला है लाइफ स्पान क्या है बेटा, टाइम पीरियड है किसके बीच में, ध्यान सुनेंगे, टाइम पीरियड है किसके बीच में, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर? तो बर्थ और डेथ के बीच के जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पान बोल रहे हैं। हम ये देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि अर्थ पर ऑन अर्थ जो लाइफ स्पान है उसमें काफी वेरिएशन है। लाइफ स्पान है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन है। आपको बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट मिलेंगे जो एक दिन जीते हैं सिर्फ, है ना। आप देखो, अगर आप खुद से सोचो बच्चे, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो एक सिंगल डे में मर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई 100 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, जैसे बेनियन ट्री। तो आप ये देखो वो वेरी करता है, वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स से लेकर टू 100 ऑफ ईयर्स तक। आप देख रहे हो, 100 ऑफ ईयर्स तक वो वेरी करता है। और एनसीईआरटी ने कहा भी है कि यार देखो, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान बताए हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के क्या तरह हैं लाइफ स्पान बताएं। बेटा देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो नेचुरल डेथ का मतलब हम एक एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं ह्यूमन का, जैसे 70 ईयर्स है। क्लियर? तो एनसीईआरटी ने क्या किया बेटा, अलग अलग मतलब लाइफ स्पान बताएं। जैसे उसने क्या किया, ध्यान सुनो बेटा, उसने कहा कि भाई जो पैरट है, पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स है। क्रो जो है उसका लाइफ स्पान 15 ईयर्स है। तो ऐसे उसने बहुत सारे लाइफ स्पान बताए। जैसे उसने इसके अलावा क्या बताया, टॉर्टोइस जो है वो हमारे पास 100 टू 150 ईयर्स दे रखा है। ठीक है? उसके अलावा टॉर्टोइस के अलावा हमारे पास और क्या दे रखा है, और भी एग्जांपल दे रखे हैं बेटा। जैसे मान लो एलिफेंट है, तो एलिफेंट हमारे पास कितना दे रखा है, 90 ईयर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 ईयर्स दे रखा है। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जो अर्थ है उस अर्थ पे हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका लाइफ स्पान बहुत वेरी करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने ये बोला है कि पैरट और क्रो जिनका साइज सेम है पर लाइफ स्पान जो है, ध्यान सुनो बेटा, लाइफ स्पान हमारे पास जो है, लाइफ स्पान हमारे पास जो है, ध्यान सुनिए, लाइफ स्पान हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, पैरट का ज्यादा है किससे, क्रो से। ये चीज समझ आ रही है, किससे ज्यादा है, क्रो से। ये चीज सोचो ध्यान से, मतलब मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आंसर करना हो, सोच के बताना, ध्यान सुनो, सोच के बताना कि पैरट और क्रो का साइज सेम है बट उनका लाइफ स्पान अलग है। ठीक है? तो इससे पहली बात तो ये प्रूफ हो गई कि जो लाइफ स्पान है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको मुझे ये बताना है, मैं यहाँ पर ये चीज कह रहा हूं बेटा कि लाइफ स्पान, देखो ये चीज आपको समझ आ रही है, लाइफ स्पान नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पान किस पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, है ना। लाइफ स्पान जो है हमारे पास किस पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। पहली बात तो ये देखो, किस पे डिपेंड नहीं करता, हमारे पास साइज पे डिपेंड नहीं करता। उसका एग्जांपल ये है कि जो पैरट है एंड क्रो, उनके साइज सिमिलर है बट लाइफ स्पान डिफरेंट। बट क्या है हमारे पास बेटा, लाइफ स्पान डिफरेंट है, साइज अलग है बट लाइफ स्पान हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरट और क्रो की। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दे रखा है फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी ने, मैंगो एंड बेनियन, उनका साइज सिमिलर है बट डिफरेंट लाइफ स्पान है।
बट क्या है हमारे पास डिफरेंट लाइफ स्पान है। तो साइज सिमिलर है बट डिफरेंट हमारे पास क्या है, लाइफ स्पान है। मैं आपसे सिर्फ रीजन जानना चाह रहा हूं, मुझे सोच के बताओ ये लाइफ स्पान किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यों इनका इतना साइज जो है, आप सोचो सोचो क्यों इनका साइज में इतना सिमिलरिटी है पर लाइफ स्पान में, तो सोच के बताना मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखते हैं कि आपको कोई रीजन समझ आता है। मैं एक स्पेसिफिक रीजन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझ आएगा वो। एक स्पेसिफिक रीजन बताना बेटा, सोसाइटी नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सोचो मैंगो एंड बेनियन, सोचो सोचो जल्दी, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ, देखें एक बार, देखिए रीजन देखें बेटा, देखो एक रीजन मैं बताता हूं आपको, इसका रीजन किस चीज में, देखो रीजन मैं बताता हूं आपको, रीजन जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा वो रीजन कैसे आया है, और वो रीजन एक थ्योरी के थ्रू आया है। तो देखो हम रीजन बता रहे हैं, देखो रीजन वाई डिफरेंट लाइफ स्पान। कुछ बच्चों का आंसर सही है, एवोल्यूशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टू एवोल्यूशन है, ये आंसर सही है, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू एवोल्यूशन है। पर बात को थोड़ा सा और बेटर तरीके से जानना जरूरी है कि एवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है ना, कैसे एवोल्यूशन से रिलेटेड है, बात को थोड़ा और बेटर वे में जान लेते हैं। देखो कैसे हम जानेंगे, ध्यान से देखो बेटा, आप इसको ऐसे सोचो कि मान लो ये अर्थ का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, अर्थ का ये इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम मतलब अर्थ का शुरुआती टाइम। अर्थ के शुरुआती टाइम में क्या हुआ था, सोचना ध्यान से, अर्थ के शुरुआती टाइम में हमारे पास क्या था बेटा, समझना, कंडीशंस अनफेवरेबल थी। कंडीशंस क्या थी, अनफेवरेबल थी। समझो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ के टोटल टाइम को दो हिस्सों में बांट लो। एक वो टाइम जब कंडीशन अनफेवरेबल थी, अनफेवरेबल मतलब अच्छी नहीं थी। एक वो टाइम अर्थ का लेटर टाइम जहां पर कंडीशंस कैसी थी, फेवरेबल थी। कंडीशंस कैसी थी बेटा, फेवरेबल थी, कंडीशंस फेवरेबल थी। तो ये शुरुआती टाइम है और ये बाद का टाइम है, ठीक है, शुरुआती टाइम और बाद का टाइम। मैं इस बात को इस तरीके से बोल रहा हूं आपके लिए कि शुरुआती टाइम में जब कंडीशन अनफेवरेबल थी तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, उस समय ध्यान सुनो बेटा, ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए उनका लाइफ स्पान क्या था, लाइफ स्पान क्या था, लाइफ स्पान स्मॉल था, है ना, उनका लाइफ स्पान छोटा, ठीक है, क्लियर, ध्यान से बच्चे, लाइफ स्पान क्या था उनका, छोटा था। उसके साथ क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब दिवाली के अराउंड दिवाली हमारे पास एक कीड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं जो एक सिंगल डे में मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पान छोटा है। वो क्या करते हैं, जब एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी प्रोजेनी बनाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, ठीक है, उनका लाइफ स्पान छोटा होता है, रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, पर नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल कम होती है, मतलब कम बार रिप्रोड्यूस करते हैं। ये चीज सोचो ध्यान से, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ पर शुरुआती कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। उस समय ऐसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए जिनका लाइफ स्पान हमारे पास क्या था, शॉर्ट था। वो क्या करते थे, हमारे पास क्या क्या करते थे बेटा, वो लाइफ स्पान स्मॉल था, वो रिप्रोडक्शन क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाते थे, लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाते थे, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते थे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते थे, और नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल कम थी, मतलब कम टाइम रिप्रोड्यूस करते थे लेकिन बहुत सारे बच्चे बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता है बहुत कम जिंदा रहेंगे। यहां तक समझ आ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन जो बाद में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म बाद में इवॉल्व हुए जब कंडीशन फेवरेबल थी तो उनका लाइफ स्पान बड़ा हो गया, लाइफ स्पान क्या हो गया, लार्ज हो गया। उन्होंने क्या किया, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाई, लेस नंबर ऑफ क्या बनाई, प्रोजेनी बनाई, और क्या हुआ, नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, सोचो, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आप अर्थ को लेकर एक एवोल्यूशन समझो कि जो शुरुआत में आए उन्होंने कैसे लाइफ स्पान छोटा रखा, क्योंकि बचने के चांसेस कम थे, एक बार में बहुत सारे बच्चे बना देते थे, ठीक है, क्लियर, पर कम टाइम में रिप्रोड्यूस करते, मतलब कम बार रिप्रोड्यूस करते थे। ये वाले जो थे उन्होंने नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या किया बेटा, कम बनाया एक बार रिप्रोड्यूस करके, पर ज्यादा टाइम रिप्रोड्यूस करते थे, इनका लाइफ स्पान बड़ा था। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप ऐसे देख सकते हो, प्रोजेनी मींस ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, इस एक्सप्लेनेशन को आप ये देख सकते हो, ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि जो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए उनका लाइफ स्पान शॉर्ट था, जो बाद में इवॉल्व हुए उनका लाइफ स्पान क्या था, बड़ा था। यहां तक समझ आ गया। और डेफिनेटली जो बच्चों ने शुरुआत में बोला एवोल्यूशन, हाँ ये कारण है कि पैरट और क्रो में से हो सकता है क्रो पहले इवॉल्व हुआ हो और पैरट बाद में इवॉल्व हुआ हो, इसलिए हमारे पास क्या है बेटा, लाइफ स्पान में हमारे पास दोनों में फर्क है। यहां तक समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट है, बता दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, एक बार बता दो जल्दी डाउट। प्रोजेनी मींस बेबी, हाँ ठीक है, क्लियर, सोच लो जल्दी से, क्लियर, आ गया होगा यहां तक। मैं रिपीट कर दूंगा बेटा जिनको भी होगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म शुरुआत में आए उन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान छोटा था, क्योंकि उन्हें पता है कंडीशन अनफेवरेबल है। बाद में जो आए उनका लाइफ स्पान बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है ना। अब शांत हो जाओ, कमेंट मत करो, इतना एक समझने के लिए बताया। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ लाइफ स्पान दिया, आप एक चीज समझो, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है बेटा आपको, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, बात ये बोली है भाई, देखो कि हम ये देखते हैं लाइफ स्पान, देखो लाइफ स्पान जो है, लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है ना, अर्थ पर डिफरेंट है, डिफरेंट ऑन अर्थ, अर्थ पर वो डिफरेंट है, लाइफ स्पान हमारे पास अर्थ पर अलग अलग दिखता है मुझे, ठीक है। दूसरा एनसीईआरटी ने बोला भाई, दूसरा एनसीईआरटी ने बोला है कि एवरी ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक बर्थ क्या शो करेगा, उसकी डेथ होती है, उसकी फिर नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ अकर, मतलब कोई ऐसा नहीं है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। बेटा मैं सिर्फ बीच बीच में जहां मुझे लगेगा डाउट हो सकता है वहीं पूछूंगा आपसे और आप मुझे तब बताएंगे, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, है ना, ऐसा एनसीईआरटी ने क्लियर बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है इमोर्टल नहीं है। और उसने ये बोला बेटा एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म व्हिच इज इमोर्टल, जो हमारे पास क्या है, इमोर्टल है। इमोर्टल का मतलब वो मरता नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने डिवाइड किया और दो डॉटर सेल्स बना दिए, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना दिए ना, दो डॉटर सेल बना दिए। दो डॉटर सेल कैसे बनाए भाई, डिवाइड करके, डिवीजन से दो डॉटर सेल बना दिए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैक्टीरिया ने डिवीजन से दो डॉटर सेल बना दिए, ठीक है, दो डॉटर सेल बना दिए, इसका मतलब इस सेल को तो पता ही नहीं कहां गया, अब ये इसकी जगह ये दो आ गए, इसलिए हम कह रहे हैं इमोर्टल है। अगर मैं आपसे एक एक्सप्लेनेशन पूछता हूं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल क्यों है, क्यों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरता, इमोर्टल मतलब नहीं मरता, कारण सुनो ध्यान से, कारण सुन लो। सबसे पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको बेटा कि जैसे मान लो ह्यूमन है,
अगर ह्यूमन को आप लगातार खाना दो, फूड दो, मान लो मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन को अच्छा खाना फूड देते रहो, क्या वो 500 साल तक जिंदा रह सकता है या 1000 साल तक जिंदा रह सकता है? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब हम कैसे कहते हैं नेचुरल डेथ होती है, मतलब आप अगर सारी अच्छी कंडीशन दो उसके बाद भी डेथ हो जाएगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर उसको फेवरेबल कंडीशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन? खाना अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता रहेगा तो वो कभी भी डेथ नहीं होगी, वो डिवाइड करता रह जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है? ये चीज समझो, मैंने अगर आपको जो एग्जांपल दिया, मैंने कहा बेटा ह्यूमन को बहुत सारा खाना दो, सब कुछ दो, ऐसा थोड़ी मरेगा नहीं, मर तो वो तब भी जाएगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर आप फेवरेबल कंडीशन दोगे तो इट कीप ऑन डिवाइडिंग। ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का। तो मैं इस एक्सप्लेनेशन को फिर से लिख रहा हूं बेटा, इस एक्सप्लेनेशन को फिर से लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। एक्सप्लेनेशन ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ प्रोवाइडेड फूड, अगर उसको क्या दे दो, फूड दे दो, इट कीप ऑन डिवाइडिंग, इट कीप ऑन डिवाइडिंग, वो डिवाइड करता रहेगा। समझ लो इस बात को, इट कीप ऑन डिवाइडिंग। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को खाना दोगे तो इट कीप ऑन डिवाइडिंग, बट इवन इफ फेवरेबल कंडीशन इज प्रोवाइडेड, इवन इफ फेवरेबल कंडीशन इज प्रोवाइडेड हमारे पास क्या होगा? इवन इफ फेवरेबल कंडीशन इज प्रोवाइडेड, सोच लो ध्यान से, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो जाएगी आफ्टर फिक्स टाइम, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? नेचुरल डेथ हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? अब यहां से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं यहां से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव फिक्स लाइफ स्पैन, ठीक है, या इमोर्टल कह देते हैं। क्वेश्चन ये, ऑप्शन देखो, प्लेनेरिया, बी हमने लिख दिया अर्थवॉर्म, सी पाइनस प्लांट है, डी बैक्टीरिया। सोच के आंसर बताना इसका, ठीक है, सोच के आंसर बताना इसका। क्लियर? सोच के बताओ आंसर क्या हुआ। क्लियर? सोच के बताओ जल्दी से क्या हुआ। हाँ सोचो सोचो, मुझे यूनिसेलुलर चाहिए आंसर में, मुझे क्या चाहिए? यूनिसेलुलर चाहिए। तो आप देखो क्या लगाएंगे बेटा, शाबाश, गुड, डी, शाबाश। क्यों? देखो प्लेनेरिया मल्टीसेलुलर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अर्थवॉर्म मल्टीसेलुलर है, ये नहीं होगा। पाइनस मल्टीसेलुलर है, ये नहीं होगा। और बैक्टीरिया आंसर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर, डन, यहां तक आ गया होगा बेटा, ठीक है ना? चले आगे, हाँ शाबाश। तो ये तरीका बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। लाइफ स्पैन का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, अगर आया नीट में या आपके बोर्ड में आया भी तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? चलिए, पहला कांसेप्ट आपने सीख लिया जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लेट्स इनके लाइफ स्पैन देख लेते हैं एक बार, किसका किसका आपको याद करना है, सबके याद करने हैं। तो मेरे पास एलिफेंट का बेटा 90 ईयर्स होता है, ठीक है, एलिफेंट का 90 ईयर्स, रोज का 5 to 7 ईयर्स होगा हमारे पास, ठीक है, डॉग का 15 से 20 साल, कुछ बुक्स में वेरिएबल हो सकता है इसको लेके, प्रो 15 ईयर्स है, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, ठीक है, ये आपके पास लाइफ स्पैन है। ठीक, इसके बाद आ जाओ, कुछ और लाइफ स्पैन है, बनाना ट्री हमारे पास, ठीक है, बनाना ट्री लिख सकते हो, क्रोकोडाइल 60 हो गया, बनाना ट्री हम लोग बेटा 20 ईयर्स के आसपास लिख सकते हैं, ठीक है, काऊ है हमारे पास 25 to 30 ईयर्स तक लिखा हुआ है, ठीक है, हॉर्स हमारे पास 62 ईयर्स लिखा हुआ है कुछ बुक्स में। तो फ्रूट फ्लाई बेटा हमारे पास 3 से 4 वीक। क्लियर? ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइफ स्पैन को लेकर आपको बता दिया कि कैसे ध्यान रखना है, आपको क्या याद करना है। इनके लाइफ स्पैन याद करना है ना, आपको लाइफ स्पैन याद करना नीट में आ सकता है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेस छोटा है शायद ना पूछे, पर ठीक है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आया नीट में तो कौन सा आएगा कि आपको ऑप्शन दे देगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा लाइफ स्पैन है, उसमें से पूछेगा हमारे पास कौन सा लाइफ स्पैन है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं अगला, इससे आगे की हम बात करेंगे। क्लियर? इससे हम आगे की बात करेंगे, इस चीज को समझ लो ध्यान से। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, ये हो गया, ठीक है, क्लियर, एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम बेटा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर देखो एनसीईआरटी इसको किस तरीके से जोड़ रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का हैव सम लाइफ स्पैन, हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन है। अगर किसी का लाइफ स्पैन है तो डेथ भी होगी, डेथ इज सर्टेन, ठीक है। और क्या होता है डेथ, इसका मतलब क्या होगा बेटा, डेथ भी होगी, है ना, ये चीज कह रहा है। दूसरी वो बात ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूटी मेंटेन करता है अर्थ पे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है अर्थ पर बना रहता है। कंटिन्यूटी मेंटेन करता है कैसे? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, कैसे करेगा? रिप्रोडक्शन से। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां से एक टॉपिक को लिंक करना है जिसका नाम रिप्रोडक्शन है। तो एनसीईआरटी क्लियर कह रही है हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन है, कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर बनाए रखने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, यहां से हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर यहां से हम एसेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल पढ़ेंगे। तो जरा रिप्रोडक्शन को सिंपल डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नया तो है नहीं, हमने सिंपल ये बता दिया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग बनता है खुद के जैसा। खुद के जैसा जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहां तक समझ आ रही है? उसको हमने रिप्रोडक्शन बोल दिया। मेरी बात अगली सुनना ध्यान से, देखो रिप्रोडक्शन अर्थ पर दो पर्पस सॉल्व करता है। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, रिप्रोडक्शन अर्थ पर दो पर्पस सॉल्व करता है। क्या दो पर्पस सॉल्व करता है? सुनना ध्यान से। रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास अर्थ पर दो पर्पस सॉल्व करता है, सॉल्व टू पर्पस, दो पर्पस सॉल्व करता है। पहला पर्पस है ए, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाता है। क्या बनाता है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करता है, मतलब लाइफ बनी रहे अर्थ पर, ये काम करता है। बी क्या करता है वो बेटा? पहला वो करता है लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है। दूसरा काम वो क्या करता है? सेकंड काम क्या करता है बेटा? वेरिएशन लाता है। क्या लाता है? वेरिएशन प्रोड्यूस करता है।
तो हमारे पास इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर रहो कि लाइफ में दो काम कर रहा है, एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूटी मतलब लाइफ बनी रहे, ये काम कर रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है बेटा, हमारे लिए वेरिएशन लाता है। इस चीज में कोई डाउट है बताओ? कंटिन्यूटी अगर आपको याद हो बेटा, आपने कभी 10th क्लास में एक लाइन पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है, किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। याद करो, ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है, किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करता है। दूसरा वो क्या करता है, वेरिएशन बना सकता है। दूसरा क्या बना सकता है, वेरिएशन बना सकता है। और अगर हम ध्यान से देखें, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक साइकिल होगी जिसको हम क्या कहेंगे, बर्थ। बर्थ के बाद क्या होगी, ग्रोथ। ग्रोथ के बाद क्या होगी, हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके की एक साइकिल होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है, जिसे यहाँ पे हमने कह दिया डेथ। तो हम ये कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक साइकिल फॉलो करता है। एवरी ऑर्गेनिज्म फॉलो सम साइकिल, फॉलो दिस साइकिल, है ना, एक साइकिल फॉलो करता है। वो हमने आपको दिखा दी, वो आपके सामने है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक साइकिल फॉलो करता है, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेथ, इस तरीके से। ये चीज समझ आ रही है? अब यहाँ से हम बेटा टॉपिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लेकर जाएंगे, पर आपको एक चीज मैं क्लियर बता दूं कि हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, ध्यान सुनो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहता है और अलग तरीके से इवॉल्व है। तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेगा, ये उसके ऊपर, मतलब उसकी कई चीजों पर डिपेंड करता है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है उनका हमारे पास क्या है, डिफरेंट हैबिटेट है। ऑर्गेनिजम्स का हमारे पास क्या है, डिफरेंट हैबिटेट है। अलग अलग उनका हैबिटेट है, अलग अलग उनकी फिजियोलॉजी, मतलब अलग अलग उनकी खुद की क्या है, फिजियोलॉजी। तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो किस तरह की रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सोचने वाली बात होती है। मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे सिलेक्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे सिलेक्ट, जो वो सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दीज पैरामीटर। दीज पैरामीटर कौन से पैरामीटर, कि वो कहां मिलते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, फिजियोलॉजी, और क्या कहते हो बेटा आप, हैबिटेट। फिजियोलॉजी और हैबिटेट आप बोलते हो। यहां तक देखो ध्यान से बेटा, ये समझ आ गई बात मैंने क्या बोली, क्लियर? यहां तक समझ आ गई बेटा? फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसका इंटरनल किस तरीके से। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, मैं रिपीट, वेरिएशन, वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूं, वेरिएशन के बारे में बता रहा हूं। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म कौन सी रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उस पर कि क्या उसका हैबिटेट है, कहां रह रहा है। और फिजियोलॉजी जो है हमारे पास, फिजियोलॉजी का मतलब उसकी जो इंटरनल मतलब डेवलपमेंट है या अंदरूनी जो भी बदलाव उसके अंदर हो रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं एक बार आपको जरा वेरिएशन बता देता हूं। देखो वेरिएशन हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, पर वेरिएशन का मतलब समझो। देखो मैं सिंपल पहले वेरिएशन बता देता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएशन बता रहा हूं आपको। ठीक है, सुन लो ध्यान से, क्या होता है देखो, व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन का एक बार मीनिंग समझ लो, जिनको डाउट है वेरिएशन का मतलब समझ लो क्या होता है। देखो आपके पास ये पेरेंट है, ये दो पेरेंट्स हैं जिनके बीच में क्रॉस हुआ, ये पेरेंट है, इनके बीच में क्रॉस होके हमने जो बनाया है ये प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है। इन्हें क्या कह रहे हैं, ऑफस्प्रिंग। नाउ व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट से अंतर और ऑफस्प्रिंग का आपस में क्या अंतर, मतलब इन दोनों ऑफस्प्रिंग का आपस में कितना डिफरेंस है और इस ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से क्या अंतर है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा इस बात को, मैं कह रहा हूं कि ऑफस्प्रिंग आपस में कैसे अलग है और ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से क्या अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन कह रहे हैं बेटा, क्लियर, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर, तो ध्यान से देखो बेटा, क्लियर, ध्यान से, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर है बच्चे? हाँ, तो प्लीज सिर्फ चैट में तभी लिखो जब आपको जरूरत हो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा, डाउट पूछ पाओगे, है ना, क्लियर, बिल्कुल लाइव है ये, है ना, सही है। फिजियोलॉजी बेटा, फिजियोलॉजी का मतलब होता है, मेरे को एक चीज बताओ, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तेज सांस लेता है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा हो सकता है, ऐसा भी बोलते हैं। फिजियोलॉजी मतलब एक तरीके की, आप ये समझो कि उसकी बॉडी की जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारा इंटरनल सब कुछ हम बात कर रहे हैं, उसका रेस्पिरेशन, ये सब कुछ फिजियोलॉजी में आ रहा है। तो उसकी किस तरीके की नीड है, उसके बेस पर वो रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, ये चीज समझो, क्लियर है? ठीक है, चलो हम आगे मूव करेंगे बेटा। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने ये चीज क्लियर करी है कि रिप्रोडक्शन दो काम करता है, एक लाइफ को बनाए रखता है, दूसरा वेरिएशन लाता है। दूसरा क्या लाता है, वेरिएशन, क्लियर है? ठीक है, हाँ, अब जरा आगे की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपीट बेटा, एक बार मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, हमने रिप्रोडक्शन डिफाइन कर लिया, हमने कहा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, हैबिटेट, इन चीजों पे डिपेंड कर जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब जरा ये समझना, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि है तो ये रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने में मदद करते हैं। वो कौन से फीचर है, पहला फीचर, ध्यान सुनो बेटा, कौन से ऐसे फीचर हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने में मदद करते हैं। पहला फीचर सुनना ध्यान से, पहला फीचर है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक समझ आ रही है, क्लियर, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा हम कहेंगे बेटा ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें उतनी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं होते, जैसे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती कोई, मतलब हम कहते हैं नो जाइगोट फॉर्म, नो फर्टिलाइजेशन, ऐसी चीजें नहीं होती, नो फर्टिलाइजेशन, नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एक तरीके से क्या है बेटा ये, नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसमें हमने सिंपल क्या बोला आपको, हमने सिंपल यहां पर ये बोला कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। दूसरा हमने बोला ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्लियर। थर्ड हमने क्या बोला बेटा, थर्ड हमने क्या बोला, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट अकर, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट अकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन कब होगी, क्योंकि हम एक फीचर और लिख सकते हैं, वेरिएशन जो है बेटा, वेरिएशन नहीं बनती, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस, हम ये लिखते हैं भी, वेरिएशन नहीं बनती। मैं सिंपल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि गैमेट फॉर्मेशन कब होती है। गैमेट फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल में, एक तरीका होता है जिसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान से देखना बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किसमें होती है, अकर इन हनी बी, किसमें होती है, हनी बी में होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, मतलब इसमें क्या होगी, गैमेट फॉर्मेशन होती है। क्लियर, सुनना ध्यान से कैसे होगा, देखो हनी बी में क्वीन होती है, क्वीन डिप्लॉयड होती है और उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। जब वो क्वीन मियोसिस करती है, ध्यान सुनिए बेटा, जब क्वीन में मियोसिस होती है, इसको समझो जरा ध्यान से, मियोसिस की वजह से हमारे पास एग सेल बनते हैं, एग सेल क्या हो गए, गैमीट हो गए। अब इस गैमीट से डायरेक्टली मेरे पास एक हनी भी बनता है जिसे हम ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन क्या हो गया, ड्रोन क्या हो गया, हैप्लॉइड होता है और फिर क्या होता है, मेल है।
तो हम ये समझ रहे हैं, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस लिख रहे हैं। तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? सोचो जरा ध्यान से, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? ध्यान से सोचो बेटा। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर इंडिविजुअल बना है तो एक तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, एक तरीके से क्या हो गई, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। तो इसे हमने क्या बोला? पार्थेनोजेनेसिस बोला। बेटा मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करती है, तो इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि देयर आर सम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होती है। उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? पार्थेनोजेनेसिस। क्या एग्जांपल है बेटा हमारे पास? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? सही है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं नोट की फॉर्म में, यहां नोट की फॉर्म में लिख रहे हैं, इन पार्थेनोजेनेसिस which is a asexual reproduction, which is a asexual reproduction, gamete formation occur। ये नोट में लिख दिया, कर लेंगे इतना? यहां तक ठीक है? जल्दी बता दो, आगे चले फटाफट से। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी देख लो। यहां तक समझ में? मियोसिस हम लोग एक डिवीजन होती है, ठीक है? क्लियर है? मैंने सिर्फ आपको ये बोला है अभी तक कि पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर हैप्लॉइड सेल से डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? और उसमें गैमेट बना है, देखो ना यहां पर गैमेट फॉर्मेशन हुई है, ये गैमेट बना है और इससे गैमेट से डायरेक्टली बन गया। तो हमने लिखा ना गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट अकर। ये हमने फीचर्स बता दिए, किसके फीचर्स बता दिए? एसेक्सुअल के। बेटा डोंट हैप्लॉइड होता है, याद याद देखो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ होता है सोशल इंसेक्ट। व्हाट इज सोशल इंसेक्ट? व्हिच लिव इन कॉलोनी। कौन कौन से सोशल इंसेक्ट होते हैं? हनी बी होता है, एंड्स होता है, टर्माइट होता है। दीज आर सोशल इंसेक्ट, ठीक है? हनी बी की कॉलोनी में 3 मेंबर होते हैं, एक होता है क्वीन, एक होता है ड्रोन जो कि मेल होता है और एक होती है वर्कर। ड्रोन जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, ठीक है? पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction where unfertilized egg directly by mitosis, क्योंकि सिंगल सेल से आप मल्टी सेलुलर बना रहे हो, डायरेक्टली बाय माइटोसिस फॉर्म क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म ड्रोन। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो भाई, यहां तक समझ आ गया? चलो आगे चलें। ठीक है? क्लियर? हाँ, आगे चलो बेटा, आगे चलो। क्लियर? हाँ, आगे चल रहे हैं। ड्रोन बेटा हैप्लॉइड मेल को कहते हैं, मेल जो होता है उसको ड्रोन कहते हैं, हैप्लॉइड मेल को। अब आगे चल रहे हैं बच्चे, आगे सुनो ध्यान से। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, लेस कॉम्प्लेक्स गैमेट फॉर्मेशन, मे और मे नॉट अकर, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस। ये हमारे पास क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर हो गए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने क्लियर आपको बताया बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना? हमारे पास क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, एक से ज्यादा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है? अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझना ध्यान से। हमें क्या होता है दूसरा बेटा, इसमें अगर मैं फिफ्थ फीचर लिखूं तो मेरे पास क्या होगा? हमने लिखा वेरिएशन अगर नहीं बनेगी, नॉट प्रोड्यूस, देन प्रोजेनी इज जेनेटिकली, प्रोजेनी होता है बच्चे, प्रोजेनी इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। ऐसी प्रोजेनी को हम क्लोन बोलते हैं, उसके लिए हम क्या नाम देते हैं? नोन एज क्लोन। तो जरा क्लोन की एक डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो बेटा, मान लो आपके पास ये एक अमीबा है, या एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी प्लांट बना देते हैं। ये देखो, ये मान लो स्पाइरो वगैरह या कुछ और भी ले लो, कोई भी प्लांट ले लो। हमने क्या किया है, मान लो ये रोज का प्लांट है, ये रोज का प्लांट है। रोज के प्लांट से, रोज के प्लांट से अगर मैं स्टेम कटिंग करूं, तो स्टेम कटिंग के थ्रू मैं बहुत सारे रोज के प्लांट बना रहा हूं। बहुत सारे मैंने क्या कर दिया बेटा, ये रोज के प्लांट बना दिए, ऐसे बहुत सारे रोज के प्लांट बना दिए। स्टेम कटिंग एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये जो रोज के प्लांट बने हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? क्लोन बोल रहे हैं। नाउ व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या होता है? जो जेनेटिकली सेम हो, जेनेटिकली मतलब इनका डीएनए सेम है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर कोई चीज सिमिलर है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नोन एज क्लोन। तो आप एक चीज समझो ध्यान से बेटा, क्लोन बनाने के लिए कहीं ना कहीं माइटोसिस इन्वॉल्व होगी। ठीक है बेटा? हैप्लॉइड का नहीं पता, उसके लिए भी बताएंगे कैसे पता चलेगा। ध्यान से सुने, हम यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज रोज प्लांट, बाय स्टेम कटिंग वी आर प्रोड्यूसिंग मोर रोज प्लांट। नाउ दीस रोज प्लांट्स आर क्लोन बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम और जेनेटिकली सेम। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर। क्लियर? क्लियर? बाहरी स्ट्रक्चर, सही है। तो हमने क्या किया है? हमने कहा है, ध्यान सुनेंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर चीज सेम होगी तो उसे आप क्या नाम दे दोगे? क्लोन बोल दोगे। क्या नाम दे दोगे? क्लोन बोल दोगे। यहां तक समझ आ रही है बेटा? तो क्लोन होगा। ठीक है? क्लियर? जेनेटिकली मतलब बेटा जीन्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, और स्टेम कटिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डॉली इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोन। बात करेंगे उस पे, कुछ बच्चे बता रहे हैं डॉली के बारे में, क्लोन। ठीक है बेटा? ठीक है? क्लियर? सही है? हाँ, ठीक है। साहिल, यासिर, ठीक है। शुभम, चलो आगे चलते हैं बेटा। जयल, हिमांशु, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा, है ना? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। सुनना ध्यान से बच्चे, हमने क्या करना है, हमने क्लोन के बारे में समझ लिया। देखो एक क्वेश्चन क्या आया था नीट में, क्वेश्चन ये आया था, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। ठीक है? तो जब क्वेश्चन में, ध्यान सुनिए, जब क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है माइटोसिस, तो कैसे करोगे? ध्यान से देखना इसको बेटा। मैंने यहां पर एक ऑप्शन में मैंने यहां पर लिख दिया गैमेट्स, या मान लो मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जाइगोट होता है। देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं प्रोजेनी इन ह्यूमन लिख देता हूं। ठीक है? क्लियर? फिर सेकंड में लिख देता हूं गैमेट्स इन काउ, ऐसा एक क्वेश्चन लिख देता हूं। थर्ड में लिख देता हूं ऑफसेट। ऑफसेट किसमें मिलता है मुझे? ऑफसेट मिलता है इकॉर्निया में, और वो इकॉर्निया में कैसे बनता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है। ठीक है? मैं यहां पर कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता हूं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है। ठीक? फोर्थ में आप लिख सकते हो जाइगोट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए जिसमें कहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई करनी है, वो माइटोसिस से होती है। उसमें क्या होती है? माइटोसिस। तो मुझे यहां पर आंसर ऑफसेट मार्क करना पड़ेगा। ऑफसेट कहां बनता है? इकॉर्निया में बनता है। ऑफसेट कहां बनता है? इकॉर्निया में। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। इसमें सिर्फ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। इसे आंसर हम क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना आपने सोचते हुए, तो आपने ये समझना है कि डिवीजन इन्वॉल्व इन asexual reproduction
उसका नाम क्या है? माइटोसिस। उसका नाम क्या है हमारे पास? माइटोसिस। क्या नाम है हमारे पास? माइटोसिस। तो डिवीजन इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका नाम हमारे पास क्या है बेटा? माइटोसिस है। उसका नाम हमारे पास क्या है? माइटोसिस। हो जाएगा क्लियर? समझ लो ध्यान से बेटा। बच्चे वाटर हाइसिंथ आपने क्या हुआ था, मॉर्फोलॉजी का जो पहले वाला पार्ट था ना, आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, इसलिए कुछ बच्चों को शायद पता नहीं है। हमारे पास पानी में एक ग्रीन कलर का प्लांट मिलता है जिसे इकॉर्निया कहते हैं। उस इकॉर्निया में नया प्लांट बनता है ऑफसेट से। जैसे पोटैटो में ट्यूबर होता है ना, अनियन में बल्ब होता है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट याद रहेगा? ठीक है, क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब आगे देखो हमने क्या करना है। देखो हमने क्या करना है बेटा, इस लिस्ट को समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक लिस्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपके लिए मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, वो आप देखो जरा मैं क्या बनाने वाला हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रॉपर लिस्ट बनाने वाला हूं मैं आपके लिए। किस तरीके से उसको बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। किस तरीके से उसको बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूं। मान लो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा ये समझना ध्यान से। हम क्या करेंगे, डिफरेंट मोड लिखेंगे, अलग अलग मोड लिखने वाले हैं इसमें। डिफरेंट मोड की बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझना जो समझाऊंगा यहाँ पे। डिफरेंट मोड की बात करेंगे, देखो कैसे बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हम एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ेंगे, सोच के बताना। हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें हम पढ़ेंगे बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इनमें हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाले। अब मुझे सोच के बताओ आप लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से दो होते हैं, सोच के बताओ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन कौन से हैं? एक मेरे पास है मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा में कैसी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मेरे पास दूसरा है प्रोटिस्टा, इनमें पहले पढ़ूंगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? मल्टीसेलुलर में। किसमें पढ़ने वाले हैं बेटा? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ने वाले। यहां तक समझ आ रहा है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। पहले हम यूनिसेलुलर में पढ़ेंगे और फिर मल्टीसेलुलर में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से बताऊंगा, इसको सोचना ध्यान से। देखो इधर देखो बेटा, मोनेरा जो होता है सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, तो एक बैक्टीरिया इस तरीके से दो बैक्टीरिया बना देता था, जिसको आप फिजन कहते थे। याद आया? जिसको आप क्या कहते थे? फिजन। तो मोनेरा में क्या होती है? फिजन होती है। सबसे पहले क्या याद करोगे? फिजन। आ रहा समझ? बोलो, मोनेरा में क्या होगी? फिजन हो जाएगी। ये रहा फिजन, फिजन होगी, और फिजन होती है फेवरेबल कंडीशन में। क्लियर है? दूसरा, दूसरा पहला हमने बोला फिजन। दूसरा बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं, आप 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 20 में जाओगे तो आपको मिलेगा, एक तो फिजन होती है, दूसरा स्पोर होते हैं जिन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। और वो हमारे पास कब होती है? अनफेवरेबल में। तो आपने ये याद करना है बेटा, अनफेवरेबल और फेवरेबल में किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है मेरे पास फिजन, और दूसरी मेरे पास होती है हमारे पास कौन सी? एंडोस्पोर। यहां तक समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? एक मिनट, ठीक है ना? ठीक है, यहां तक समझ आ गई बेटा? ये चीज समझना, ये आपको कहां लिखा होगा? ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा ना। क्लियर? याद हो जाएगी। ये फेवरेबल में है, फेवरेबल कंडीशन में फिजन होगी और स्पोर। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, व्हाट इज फेवरेबल एंड व्हाट इज अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल का मतलब खाना, पीएच, टेंपरेचर। अनफेवरेबल का मतलब कि टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, पीएच एकदम क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। टेंपरेचर हमारे पास क्या हो जाए? टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाए। यहां तक समझ आ रही है? तो फिर सबसे पहले समझो, मोनेरा जो कि एक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल है, वहां पर हमारे पास क्या है? ध्यान सुनिए बेटा, वहां पर हमारे पास क्या है, इस चीज को समझो। वहां पर हमारे पास क्या है? फिजन फेवरेबल में, स्पोर या एंडोस्पोर अनफेवरेबल में। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? हाँ सही है, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपने क्या क्या पढ़ा? ध्यान सुनो बेटा, प्रोटिस्टा में आपने क्या पढ़ा हुआ है? अगर आपको याद आए, अगर आपको प्रोटिस्टा में याद आए तो आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इसको याद करने की कोशिश करना। प्रोटिस्टा में आपने अमीबा पढ़ा था। अमीबा में कैसे होता है, याद करो। अमीबा में कैसे होगा बेटा? बाइनरी फिजन। कौन सा होगा? बाइनरी फिजन, है ना? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन भी कौन से वाला? किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन वाला। याद करो, किसी भी प्लेन से अमीबा डिवाइड हो जाता है, दो अमीबा में से। फिर मेरे पास बेटा युग्लिना होता है। युग्लिना में बाइनरी फिजन, देखो युग्लिना में ऐसे बना रहा हूं। युग्लिना में बाइनरी फिजन ऐसे होता है, जिसे आप क्या लिखते हो? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल आपने पढ़ा था। फिर आपके पास मान लो पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स होता है। बाइनरी फिजन क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स का मतलब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ गया? ध्यान से सुनेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? सोचो ध्यान से बेटा सब लोग। हमारे पास अमीबा में, अमीबा जो हमारे पास है, इसको समझना ध्यान से बेटा। अमीबा जो हमारे पास है उसमें किसी भी प्लेन से होता है। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, पैरामीशियम में हमारे पास ट्रांसवर्स। ठीक है, अब यहां से मैं आपको दो तीन चीजें बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज और पढ़ी है, मैं जरा प्रोटिस्टा में ही बताऊं बेटा। अभी मैं किसमें बता रहा हूं? प्रोटिस्टा में ही बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा में ही बात कर रहे हैं, है ना? प्रोटिस्टा में ही बात कर रहे हैं। और प्रोटिस्टा में हमने सबसे पहले किसकी बात करी है? हमने बात कर ली थी अमीबा की। अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में कौन से वाली होती है? याद करो जल्दी से। फेवरेबल कंडीशन में कौन सी होगी? बाइनरी फिजन। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी नाम लिखे, मैंने युग्लिना लिखा, फिर मैंने पैरामीशियम लिखा। इनमें भी मेरे पास क्या होगा बेटा? पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरे वाली में कौन सी है? ट्रांसवर्स। इस वाले में कौन सी हो गई? ट्रांसवर्स हो गई। यहां तक आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं आपको एक खास चीज बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। खास चीज बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है? अमीबा में मल्टीपल फिजन बताया है। अमीबा जो है, उस अमीबा में मल्टीपल फिजन बताया। अमीबा में क्या किया है? मल्टीपल फिजन के बारे में बताया, और कैसे हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मल्टीपल फिजन कैसे होगा उसको हमने समझना है। तो अमीबा में मल्टीपल फिजन किस तरीके से होगा, इसको हमें देखना बेटा। देखो ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में ये बिठाओ कि अमीबा में मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। क्या सीक्वेंस है उसको देखना। सीक्वेंस क्या है वो देखो बेटा। देखो सबसे पहले कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपके पास ये एक अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है, और इसे हम कह रहे हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सूडोपोडिया। हमने ये बोला कि अमीबा ने क्या किया? सूडोपोडिया विथड्रॉ कर लिया। सूडोपोडिया को क्या किया? विथड्रॉ कर लिया।
विड्रॉ का क्या मतलब हुआ? सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब समझ आ रहा है? सूडोपोडिया हटा दिया, ऐसे इस तरीके से हटा दिया, सूडोपोडिया हटा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने बाहर बेटा, अपने बाहर 3 लेयर, अपने बाहर 3 थिक लेयर्स बना दिए ऐसे, 3 थिक लेयर्स बना दी इस तरीके से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। क्या लिखते हैं? एनसिस्टमेंट। ये प्रोसेस हो गया जिसे एनसिस्टमेंट कह रहे हैं। एनसिस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या हो गई, 3 थिक लेयर आ गई। 3 हमारे पास क्या आ गई? थिक लेयर आ गई। अब सोचो, तो सबसे पहले हमारे पास सूडोपोडिया है, फिर हमने क्या किया, सूडोपोडिया हट गए, उसके बाद हमने क्या किया, 3 थिक लेयर आ गए, एनसिस्टमेंट। और ये कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। और ये चीज बेटा थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सर्वाइव कर सकती है। इट कैन सर्वाइव, इट कैन सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकती है। अब देखो जरा, उसके बाद क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर क्या बन जाएंगे बेटा? स्पोर्स बन जाएंगे। देखना इस चीज को समझना, इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास? ऐसे स्पोर्स बन जाएंगे इस तरीके से। ये जो स्पोर बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन हुई, इसको हम नाम देते हैं स्पोरुलेशन। क्या नाम देंगे? स्पोरुलेशन नाम देंगे। समझो इसे। तो पहले एंसिस्ट बन गया, फिर हमारे पास अंदर बहुत सारे स्पोर बन गए। इन स्पोर्स का नाम है स्यूडोपोडियो स्पोर। तो आपको एक सीक्वेंस याद करना है। इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले सूडोपोडिया विड्रॉ हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ? एनसिस्टमेंट हुई, एनसिस्टमेंट हुई, फिर स्पोर बन गए, स्पोरुलेशन हुई, फिर क्या होगा? ये सिस्ट ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिस्ट ओपन। मेरी बात देखो बेटा, ये सारे स्पोर बने हैं, बहुत सारे मल्टीपल फिजन हो गई। ये सारे जो स्पोर्स हैं, ये जो सारे स्पोर्स हैं, ये निकल जाते हैं। क्लियर? ये क्या होते हैं? निकल जाते हैं। यहां से कैसे निकलेंगे? इस सिस्ट को तोड़ के। देखो कैसे हुआ। ये अमीबा है, इस अमीबा के बहुत सारे सूडोपोडिया होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसने सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ का क्या मतलब होता है? हटा लिए, सूडोपोडिया हटा लिए। अब क्या हुआ? उसने 3 थिक लेयर बनाई प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। 3 लेयर बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसने 3 लेयर बना दी तो क्या होगा बेटा? ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, वैसे ही अंदर माइटोसिस हुई। क्या हुई? माइटोसिस। माइटोसिस होकर बहुत सारे क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। अब ऐसे स्पोर्स जो अमीबा बनाएंगे उन्हें कहेंगे सूडोपोडियो स्पोर, मतलब सूडोपोडिया वाला स्पोर। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझो। और जब ये सिस्ट ओपन होगा, जब ये सिस्ट ओपन होगा तो ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे, जिनका नाम है, स्पोर रिलीज हो गए बेटा, स्पोर रिलीज हो गए, जिनका नाम है एक तरीके से हमारे पास, ध्यान सुनिए बेटा, जो स्पोर रिलीज हुए हैं हमारे पास सिस्ट ओपन होने से, हमारे पास स्पोर रिलीज हो गए जिनका नाम था सूडोपोडियो स्पोर, और वो जाकर फिर एक अमीबा बना देंगे, वो जाकर एक डॉटर अमीबा बना देंगे। डॉटर अमीबा, हर एक जाकर एक-एक अमीबा बना देगा। तो ये बेटा आपको समझ आना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। ये आपको समझ आना चाहिए एनसीईआरटी ने क्या दिया है। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है, और उसके सीक्वेंस से कैसे एनसिस्टमेंट होगा, स्पोरुलेशन होगा, फिर उसके बाद वो टूट के अलग होगा, स्पोर्स रिलीज होंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? सही है। हाँ, अब ये याद रखना कि ये बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। क्लियर? और जब फेवरेबल आएगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं बेटा अभी हम लोग। अब सुनो ध्यान से, हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने नोट्स लिखने हैं, आपने एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं 5 से 7 मिनट पुराना टॉपिक रिवाइज करूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास थी, हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया है, पेस थोड़ा सा प्रॉपर रखेंगे, और आपने एनसीईआरटी पढ़ के आना है। बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई नहीं आएगा, और आपको डीपीपी जो होगी उसके भी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो बन जाए उनको बना लेना, पर कोशिश करना कि वेट करना कि अभी आपको एक लेक्चर और होगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो आपने लाइफ स्पैन क्या था वो सीख लिया आज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है वो सीख लिया आपने, दूसरा आपने क्लोन क्या होता है ये जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू।